नमस्कार, दिस इज रविनाथ, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल फ्रॉम जीपीसी सिरोही। आज हम बात करेंगे सिमेट्रिकल कंपोनेंट की कुछ एमसीक्यू के बारे में। और पहले हम शुरू करते हैं ए ऑपरेटर या अल्फा ऑपरेटर से। द ऑपरेटर अल्फा rotates the vector in blank direction by how many degrees? By blank degrees. तो हम जानते हैं सपोज ये वेक्टर है, ये हमारा ओरिजिनल वेक्टर है। इसको 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हम रोटेट करवा देते हैं। कहने का मतलब कि ये वेक्टर ए है, वेक्टर या फेजर ए है। इसमें अल्फा डिग्री से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाता है। इसको हम फर्दर 120 से रोटेट करवा दें या फिर कहें कि इसको हम अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते वेक्टर ए में, तो ये 120 प्लस 120 रोटेट हो जाता है। मतलब ये हो जाएगा ए एंगल 240 डिग्री। इसका बात करें तो अल्फा वेक्टर ए हो जाएगा ए एंगल 120 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा किसी भी वेक्टर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाता है 120 डिग्री एंगल से। तो ऑप्शन तो ये होगा, लेकिन यही यहां पे होता यदि अल्फा स्क्वायर होता तो उसी वेक्टर को हम टू 240 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज वेक्टर को रोटेट करवा देगा। तो यहां पे आंसर है अल्फा के लिए है एंटी क्लॉकवाइज 120 डिग्री। द करेक्ट रिलेशन इज ये बहुत ही पॉपुलर एक्सप्रेशन है। सपोज ये 1 है, 10 डिग्री। ये जो फेजर है इसका, ये रेफरेंस फेजर है, इसका एंगल है 0 डिग्री और इसका मैग्नीट्यूड है 1। इसमें हमने अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये अल्फा 1 हो गया। अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये अल्फा 240 हो गया। अब अल्फा स्क्वायर 240 को हम लिख सकते हैं सीधा अल्फा स्क्वायर और अल्फा इंटू 10 को लिख सकते हैं सीधा अल्फा। इसका क्या मतलब हुआ? अब तीनों वेक्टर को हम जोड़ दें 1 प्लस अल्फा स्क्वायर तो कितना आएगा? 0 आएगा। इन तीनों ये तीनों वेक्टर होता तो तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है और तीनों डिस्प्लेस्ड है एक दूसरे से 120 एंगल से। तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो 0 आएगा। इसका मतलब 1 प्लस अल्फा स्क्वायर क्या होगा? 0 होगा। ये इसका अल्फा ऑपरेटर की बात करें तो इसका एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसी में हम एक और बात करें, ये 10 है, ये है अल्फा और ये है अल्फा स्क्वायर। अब हम बात करें कि 1 में मल्टीप्लाई कर दिया अल्फा से तो ये अल्फा हो गया, अल्फा से अगेन मल्टीप्लाई किया तो अल्फा स्क्वायर हो गया, अगेन इसमें अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो हो जाएगा अल्फा क्यूब। इसका मतलब कि अल्फा क्यूब का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 1। सेम में हम आगे बात करें अल्फा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? ये 1 है, ये अल्फा है और ये है हमारे पास अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर का मतलब होता है 1 एंगल 240 डिग्री।
अब हमें इसका वैल्यू निकालना है। ये एंगल है हमारे पास 60 डिग्री और ये एंगल है 120। अब हम बात करें कि ये पार्ट कितना होगा। ये तो 1 है, तो ये होगा 1 cos 60 डिग्री और ये वाला पार्ट होगा, इसको और बढ़िया से ड्रॉ करते हैं। ये पार्ट है 1 cos 60 डिग्री और ये वाला पार्ट है 1 sin 60 डिग्री। तो इसका मतलब कि 1 cos 60 कितना होगा, 1 cos 60 होगा। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो 0.5 होगा। sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 होता है। तो इसका मतलब ये √3/2 है और ये है 0.5। तो इसका मतलब अल्फा स्क्वायर कितना है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसका ये -0.5 हो जाएगा। ये भी नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, तो ये भी हो जाएगा -√3/2। और हम बात करें तो ये वाला जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वो रियल एक्सिस होता है। कॉम्प्लेक्स डोमेन में ये रियल एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है इमेजिनरी एक्सिस। तो ये वाला जो एक्सिस है वो इमेजिनरी एक्सिस है। तो इसका मतलब कि अल्फा स्क्वायर का मान कितना होगा, -0.5 और इमेजिनरी एक्सिस में -√3/2। इमेजिनरी एक्सिस को हम डिनोट करते हैं जे से। जे का मतलब ये हो जाता है 90 डिग्री, तो -j का मतलब हो जाएगा -90। इसलिए अल्फा स्क्वायर का मान कितना होगा टोटल, -0.5 -j√3/2। √3 का मान कितना होता है 1.732, तो इसका मान कितना होगा -0.5 -j0.866 होगा। इसका मतलब कि अल्फा स्क्वायर का मान कितना होगा, -0.5 -j8.66 ये होगा। यदि यहीं पे अल्फा का मान पूछा जाता तो अल्फा का मान कितना होता, अल्फा का मान होता -0.5 +j0.866। क्यों? क्योंकि ये जो इसका इमेजिनरी वैल्यू जो होता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है। रियल वैल्यू, इसका भी रियल वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में और इमेजिनरी वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन में होता। तो ये वाला जो ऑप्शन है, यदि ये अल्फा होता तो ये सही होता। कुछ और क्वेश्चन हम आगे देख लेते हैं। अल्फा ऑपरेटर का 2 और क्वेश्चन लेते हैं हम। तो ये हमें दिख रहा है, ऑप्शन में दिख रहा है, इसमें 1 - अल्फा स्क्वायर, 1 - अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर। 1 - अल्फा स्क्वायर को हम ब्रेक कर सकते हैं कैसे, 1 + अल्फा लिख सकते हैं और 1 - अल्फा लिख सकते हैं अपॉन इसका डिनोमिनेटर से अल्फा को कॉमन कर सकते हैं, तो हो जाएगा 1 - अल्फा। 1 - अल्फा कैंसिल, 1 + अल्फा अपॉन अल्फा। अब हमारे पास हो गया 1 + अल्फा। 1 + अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 1 + अल्फा + अल्फा स्क्वायर = 0। तो 1 + अल्फा कितना हो गया, -अल्फा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा। तो ये कितना हो जाएगा, -अल्फा हो जाएगा, -अल्फा, ऑप्शन बी। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें 1 - अल्फा + अल्फा होता तो इस तरह से लिख देते 1 + अल्फा स्क्वायर। अब 1 + अल्फा स्क्वायर को हम रिड्यूस कर सकते हैं। 1 + अल्फा + अल्फा स्क्वायर कितना होता है, 0 होता है। तो 1 + अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -अल्फा हो जाएगा। 1 - अल्फा अपॉन -अल्फा हो जाएगा। अब यहां पे हम ध्यान देंगे कि अल्फा से अल्फा तो कैंसिल हो जाएगा, 1 से तो नहीं होगा,
लेकिन 1 को हम जानते हैं 1 कितना होता है, अल्फा क्यू होता है। तो यहां पे लिखेंगे अल्फा क्यू माइनस अल्फा अपॉन माइनस अल्फा। तो इसको अल्फा से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस अल्फा स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, प्लस 1। तो ऑप्शन है कोई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर ऑप्शन है। तो इस तरह से हम इजीली अल्फा ऑपरेटर से रिलेटेड अल्फा का अलजेब्रा हम कर सकते हैं। आगे हम और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन आर। पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस है Z1, नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस है Z2 और जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस है Z0। तो इसके बीच क्या रिलेशन होना चाहिए ट्रांसमिशन लाइन के लिए? ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम जनरली फोकस करते हैं आउट ऑफ बैलेंस करंट। आउट ऑफ बैलेंस करंट यदि 3 फेज है, फेज ए, फेज बी और फेज सी, तो तीनों का फेजर सम आउट ऑफ बैलेंस करंट होगा। ये होगा आउट ऑफ बैलेंस करंट। ये हम जनरली बात करें तो जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस, जीरो सीक्वेंस करंट का 3 गुना होता है। IA नॉट लिखें या IB नॉट लिखें या IC नॉट लिखें, तो हमें जीरो सीक्वेंस करंट को कम करना होगा। इसका मतलब कि जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस को अधिक करना होगा। इसका मतलब कि Z0 होगा वो ज्यादा होगा। तो इसमें तो तीनों बराबर है, इसमें तीनों बराबर इज इक्वल टू 0 है, ये तो हो ही नहीं सकता। डिफरेंट है, ये हो सकता है, लेकिन हमारा आंसर होगा डी। इसमें ट्रांसमिशन लाइन के लिए पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस इक्वल टू नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस और जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस इन दोनों से बड़ा होगा। Z0 बड़ा होगा। Z0 कितना बड़ा होगा? इनसे Z1 और Z2 से 3 गुना अधिक होगा, 3 गुना से 5 गुना। तो आंसर हमारा ट्रांसमिशन लाइन के लिए क्या होगा? आंसर डी होगा। अब यही क्वेश्चन होगा ट्रांसफार्मर के लिए। ट्रांसफार्मर के लिए भी हम देखेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस ऑफ अ सॉलिडली ग्राउंडेड सिस्टम अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन। सॉलिडली ग्राउंडेड सिस्टम में सॉलिडली ग्राउंडेड सिस्टम के लिए जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस होगा कम, ग्राउंडिंग है सॉलिड। तो इसका ये मतलब है कि ऑप्शन होगा बी। इन सिंक्रोनस जनरेटर, अल्टरनेटर या जनरेटर की बात करें तो पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस में क्या रिलेशन है? ऑल्टरनेटर को हम डिजाइन करते हैं जिसमें पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस को अधिक रखते हैं और नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस को कम रखते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसफार्मर के लिए। फॉर ट्रांसफार्मर जिसका विथ अर्थिंग, तो ट्रांसफार्मर विथ अर्थिंग में पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस इक्वल होता है। कुछ और सिंपल क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वेक्टर सम ऑफ ऑल पॉजिटिव सीक्वेंस करंट, वेरी सिंपल, ऑल पॉजिटिव सीक्वेंस करंट। पॉजिटिव सीक्वेंस करंट मतलब IA1 IB1 और ये IC1। पॉजिटिव सीक्वेंस करंट को हम कैसे लिखते हैं? ये रेफरेंस है, तो लिखने का तरीका
क्लॉकवाइज होगा और जो फेजर होगा वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। लिख रहे हैं हम क्लॉकवाइज, IA1, IB1 और IC1। तो इन तीनों का वेक्टर सम क्या होगा? तीनों 120 डिग्री अपार्ट है, तो तीनों का वेक्टर सम क्या होगा? 0 होगा। सेम वे हम बात करते हैं नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट की, ऑल नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। तो ऑल नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट IA2, IB2, IC2, इसमें लिखने का तरीका कैसे है? एंटी क्लॉकवाइज। और फेजर कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन फिर भी सबका वेक्टर सम क्या है? 0 वेक्टर सम या फेजर सम। तो यहां पे पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट हो या नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, सबका वेक्टर सम क्या होता है? 0 होता है। अब यहीं पे बात होती जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट की। IA0, IB0 और IC0, इन तीनों का वेक्टर सम या फेजर सम नॉन जीरो होगा, नॉट जीरो। तो लिखना हो यदि हमें वेक्टर सम ऑफ ऑल पॉजिटिव सीक्वेंस करंट इज 0, वेक्टर सम ऑफ ऑल नेगेटिव सीक्वेंस करंट्स ये भी 0, जीरो सीक्वेंस करंट का वेक्टर सम क्या होगा? ये नॉन जीरो होगा। और सेम वे वोल्टेज भी, यहां पे करंट के जगह पे वोल्टेज भी होगा, तो हम ये हमें पता है। अब हम इस क्वेश्चन की बात कर लें, ये भी बहुत आसान है। इन अ 3 फेज 4 वायर अनबैलेंस्ड सिस्टम द करंट इन द न्यूट्रल इज 12 एम्पियर, देन जीरो सीक्वेंस करंट इन ईच फेज इज। अब हम बात कर लेते हैं कि करंट थ्रू न्यूट्रल वायर, करंट थ्रू न्यूट्रल वायर कितना होता है? 3IA0 होता है। वो कितना दिया हुआ है? 12 एम्पियर। तो जीरो सीक्वेंस करंट हर फेज में कितना होगा? ए फेज की बात कर ले, ए फेज में कितना होगा? 12/3 4 एम्पियर। और जीरो सीक्वेंस करंट मैग्नीट्यूड में बराबर होता है और डायरेक्शन में भी सेम होता है। तो हर फेज में जो जीरो सीक्वेंस करंट होगा वो कितना होगा? 4 एम्पियर होगा। तो इसी तरह से हम इसका सेकंड पार्ट भी लाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉल्ट करंट का, सिमेट्रिकल कंपोनेंट का, और उसमें हम और न्यूमेरिकल की बात करेंगे और फॉल्ट से रिलेटेड बात करेंगे। धन्यवाद।